हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हम बहुत पहले से नाम सुनते हुए आ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक अलग अलग जगह यूज में लिया हमने। डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब एक्चुअली पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। जैसे हम कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, ठीक है, अगर मीडियम रखते हैं डाइलेक्ट्रिक, तो उस पर इफेक्ट क्या होता है, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने के बाद कैपेसिटर का यूजेज अलग अलग, मतलब डाइलेक्ट्रिक को हम किस तरह से डाल रहे हैं उसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर किस तरह से अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं कैपेसिटर के बीच में, तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, फिर उसको पढ़ेंगे। और उसके पढ़ने के बाद उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में हम करेंगे जो हमने क्वेश्चंस दिया था होमवर्क सॉल्व करने के लिए लास्ट लेक्चर में, फिर उस होमवर्क को हम सॉल्व करेंगे। जो भी तुम्हारे डाउट्स है उनको देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक है क्या, डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में इंसुलेटर्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर नाम सुन रखा होगा तुमने, कंडक्टर होता है एक इंसुलेटर होता है, 10th क्लास में सुन रखा होगा। तो कंडक्टर मतलब जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर, और इंसुलेटर जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या फिर कंडक्टर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़े बहुत बहुत ही कम होते हैं, इतना ज्यादा डेंसिटी इतना कम होता है कि उसको हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। और इंसुलेटर्स को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर होता क्या है, ठीक है, अब इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पर जब हम डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, जो चार्ज है उसका थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होता है। चार्ज का लोकल डिस्प्लेसमेंट होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत ही कम लोकल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। डाइलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, उसको थोड़ा बहुत वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। उसको क्या करेगा, थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर इन विच माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट of charge happen on the application of external electric field। तो इनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होता है चार्ज का। उसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो एटम का एग्जांपल लेता हूं मैं। तो एटम के अंदर क्या है, ये है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस Zi, और उसके आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऐसे। अब यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया सपोज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगेगा। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा फोर्स उस तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा बहुत इस तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा बहुत उस तरफ शिफ्ट होगा, मतलब चार्जेस का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ और नेगेटिव चार्ज थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो लोकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अगर मैं ई की वैल्यू को इंक्रीज करता जाऊंगा फील्ड को, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो है, जितना हम ई को अप्लाई करेंगे उतना ये इस तरफ शिफ्ट होगा, वो इस तरफ शिफ्ट होगा। और एक ई की वैल्यू को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दे, ई की वैल्यू को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दे कि इसमें जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो सबसे आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे लूजली बाउंड होता है। ठीक है, वो क्या होगा, इससे डिटैच हो जाएगा। मैंने इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया कि पहले क्या इससे बंधा हुआ है। बंधा हुआ क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके रख रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों के बीच में, तो ये बंधा हुआ है अभी। ठीक है, और मैं इससे ज्यादा अगर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा अगर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा बाहर।
डिटैच हो जाएगा। डिटैच हो जाएगा तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। कब? जब ये इंसुलेटर से ये जो एटम है इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये किसकी तरफ बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर की तरफ। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, मान लो ब्लॉक लिया हमने, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सबसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर ये डाइलेक्ट्रिक जो है, ये इंसुलेटर जो है, ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा तो इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब डाइलेक्ट्रिक खराब हो जाएगा, मतलब अब ये क्या बन जाएगा, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ देगा और कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और टर्म होती है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा, ये डाइलेक्ट्रिक की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक ये इसका ब्रेक डाउन नहीं होता तो उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी मतलब वो उतना अच्छा डाइलेक्ट्रिक के इंसुलेटर है, वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जैसे कि इसकी वैल्यू को जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको मेजर करते हैं वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। एयर के लिए फॉर एयर अप्रोक्स ये होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे हम, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां तक ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। जैसे इससे थोड़ा सा ज्यादा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अप्रोक्स इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये एयर जो है, जो हमारे आसपास जो एयर है वो क्या हो जाएगी? कंडक्टिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो कंडक्टिंग हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है किसमें? क्लाउड्स में। क्लाउड्स में तुमने देखो इलेक्ट्रिसिटी जो उनके बीच में, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और उन चार्जेस की वजह से इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि वो उसके आसपास की एयर को क्या कर देता है? कंडक्टिंग। आसपास की एयर को कंडक्टिंग कर देगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा, इससे ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो उससे एयर क्या हो जाएगी? कंडक्टिंग, और वो वहां का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ऐसे मूव करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी हमें शो होती है, उसकी साउंड भी प्रोड्यूस होता है उसका, ठीक है। उसको हम इलेक्ट्रिक थंडर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो एयर में प्रोड्यूस हो रही है। किसकी वजह से होती है? वो एयर जो होती है कंडक्टिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे जमीन पर भी कभी कभी बिजली गिर गई, यहाँ पे बिजली गिरी, यहाँ पे बिजली गिरी, तो होता क्या है, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ पर पोटेंशियल 0, वहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो जो पूरा पाथ होगा वो पूरा पाथ क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग। पूरा पाथ कंडक्टिंग हो जाएगा तो क्या होगा? वहां से इलेक्ट्रिक चार्ज नीचे आएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आएगी वहां से, ठीक है। तो इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि वो एयर ब्रेक डाउन हो गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक, मतलब वो चलेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। ब्रेक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, पर स्ट्रेंथ से ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो फिर वो कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या बोल सकते हैं? ऊपर से लिखिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक is defined as the maximum value of electric field applied on the dielectric medium in which dielectric breakdown does not occur. इससे ज्यादा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब
डाइलेक्ट्रिक बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, ठीक है। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन detached from the atom or molecule, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। और इसको मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। अगर तुम ध्यान नहीं रहे तो यूनिट बता देते हैं। यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, किसका? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, इसका वोल्ट पर मीटर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आई होगी तुम्हें, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में आया होगा। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो दो टाइप्स में हम डाइलेक्ट्रिक को डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से अभी बताते हैं, ठीक है। सॉल्व कर देता हूं मैं। तो टाइप्स पे जाते हैं यहाँ पर। तो टाइप्स में दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंट? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इनके अंदर जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, does not coincide with center of negative charge। इसका मतलब क्या है? इसको समझते हैं। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो देखो नॉर्मल अगर हम एटम की बात करें, किसी का भी एटम ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसके एटम में क्या है? एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पर, और नेगेटिव चार्ज भी, उनका भी सेंटर क्या बनेगा? यहीं पर ही बनेगा, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर पूरा ऐसे चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस जगह पर, और उसका सेंटर कहाँ आएगा? यहीं पर ही आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर एक ही जगह पर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर एक ही जगह पर आ रहा है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और कुछ क्या होता है, कुछ में जैसे HCl की बात करते हैं, HCl मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो HCl मॉलिक्यूल में होता है एक H प्लस होता है और एक Cl माइनस होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में क्या है? सेपरेशन है, डिस्टेंस है। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मतलब यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पर, ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, इसका मतलब ये क्या होगा? पोलर होगा। पोलर में क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, और जितना चार्ज इस पर है, प्लस ई चार्ज इस पर है, माइनस सी चार्ज इस पर है, और उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो मतलब ये क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, बीच में सेपरेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू इनके बीच का सेपरेशन जो भी होगा, सपोज डी है तो Q इंटू डी, ये क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो पहले से इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। इनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते, तो इनको क्या बोलते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे H2 का एग्जांपल है। तो H2 में क्या होता है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, उसके आसपास ऐसे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं O, और इसके दोनों तरफ H। तो O को नेगेटिव लेते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, और ये पॉजिटिव चार्ज इनका सेंटर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों के सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे। H2 ऐसे अमोनिया को भी ले सकते हैं, जैसे ट्राइपोड की तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी, अमोनिया की। तो इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव के जो चार्जेस होंगे वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनके क्या होता है? परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है।
center of positive charge does not coincide with center of negative charge. Example HCl, H2O, अमोनिया एटसेट्रा. तो ये सब पोलर डाइलेक्ट्रिक है. पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब इनके पास पहले से ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है. ठीक है. अब हम इसकी बड़े ब्लॉक की बात करते हैं. एक मॉलिक्यूल की बात कर ली. मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है परमानेंट. ठीक है. अब बड़े ब्लॉक की बात करते हैं. उसमें क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक नहीं होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है. सबके पास डाइपोल मोमेंट होगा, पर वो थर्मल एजिटेशन की वजह से, ब्लॉक ले लिया मैंने, थर्मल एजिटेशन की वजह से क्या होता है, वो रैंडमली ऑर्गेनाइज होते हैं. मतलब एक का डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालना आता है नेगेटिव से पॉजिटिव. मतलब इसका पी वेक्टर इधर होगा, इसका पी वेक्टर इधर होगा. ठीक है. और इसका पी वेक्टर ऊपर आएगा, इसका पी वेक्टर नीचे आएगा, इसका पी वेक्टर इधर आएगा. ठीक है. इसका पी वेक्टर ऐसा आएगा. ऐसा रैंडमली ऑर्गेनाइज होंगे. कब? यहां पर क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. ये जीरो मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये पर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, सब रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड होंगे. और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है. मतलब एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है. तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. और एक पूरे ब्लॉक का जो टोटल डाइपोल मोमेंट आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट, वो क्या आ जाएगा, जीरो. तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा. कब? जब एक्सटर्नल फील्ड क्या है, जीरो है. ठीक है. तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है. और ये रैंडमली ऑर्गेनाइज होते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. थर्मल एजिटेशन मतलब टेम्परेचर की वजह से इनकी डायरेक्शन अलग अलग रहती है. ठीक है. इसी पार्ट को हम मैग्नेट में भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में भी. ठीक है. सेम इसी चीज को. ठीक है. और वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं. तो ये थर्मल एजिटेशन वहां भी आएगी टर्म, यहाँ पर भी आ रही है. तो थर्मल एजिटेशन मतलब टेम्परेचर की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इधर उधर रैंडमली ऑर्गेनाइज रहते हैं मॉलिक्यूल्स. तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है. चाहो तो तुम गैस के मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, जैसे हमारी H2O की वेपर्स हो गई. ठीक है. अमोनिया गैस हो गई. तो ये रैंडमली ऑर्गेनाइज है टेम्परेचर की वजह से. अब क्या कर रहे हैं हम, इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करो. तो जैसे मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन में, ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस थी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो तो उसपे क्या लगता है, टॉर्क लगता है. जैसे हमने पढ़ाया था, टॉर्क का फॉर्मूला बताया था, पीई साइन थीटा. तो टॉर्क क्या करता है, उसको घुमाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता है. घुमाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाएगा. तो यहाँ पर भी क्या होगा, सारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे. ये घूमेगा ऐसे, ये घूमेगा ऐसे, ये ऐसे घूमेगा. ठीक है. इसको चाहो उल्टा बना देगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा. तो सारे क्या होंगे, रोटेट हो जाएंगे. और फाइनली ऐसा दिखेगा हमें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह से बन जाएंगे, सारे सारे इस डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे. और नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा यहाँ पर. ठीक है. पहले जीरो था पर अभी जीरो नहीं होगा, नेट डाइपोल मोमेंट आएगा. तो ये किसके अंदर होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है. किसके अंदर होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर. पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये सब होगा. अब आ जाता है इसके दूसरे पार्ट पर. ये समझ में आ गया वो पोलर डाइलेक्ट्रिक. दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं टाइप्स में. नॉन पोलर, पोलर हो गया तो दूसरा नॉन पोलर. अब नॉन पोलर के अंदर देखो क्या होता है.
नॉन पोलर की अगर बात करें तो नॉन पोलर में नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कोइंसाइड करता है। जैसे नॉर्मल एटम के अंदर जैसा होता है वैसे ही इनके अंदर भी होता है। इनमें क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं। उसको बता देते हैं। हियर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड with सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा वहीं नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा, मतलब दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। और डिस्टेंस जब जीरो होगी तो जो डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, डी का वैल्यू जीरो, डी जीरो तो डाइपोल मोमेंट भी जीरो। तो यहां पर आ जाएगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहां पर एक और चीज लिखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करे नेचुरली, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करेगा सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो होता है मॉलिक्यूल का, एटम का। पोलर में ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे एग्जांपल ले सकते हो तुम यहाँ पर H2 का O2 N2, H2 मतलब दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर एक H का दूसरे H का भी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो पूरे का जीरो। ऐसे ऑक्सीजन में भी ऐसे हो जाएगा, नाइट्रोजन में भी ऐसे हो जाएगा। तो इनका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, पहले से फिक्स नहीं होता, जीरो होता है। इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका जीरो, सबका जीरो होगा। ठीक है, तो ये नॉन पोलर हो जाएंगे। कोई बड़ा सा हम एक कंटेनर लेंगे, इसमें ऑक्सीजन गैस मान लो, नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस है, तो हर मॉलिक्यूल का जीरो है, इसका भी 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 जीरो है, सबका जीरो। तो क्या हो जाएगा, पूरे का भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। पी का वैल्यू जीरो, ये जीरो है तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। पर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्जेस क्या होते हैं, तो फोर्स लगता है, और फोर्स की वजह से क्या होते हैं, वो डिस्प्लेस होते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो कैसे होगा, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मैंने इस तरफ, इस डायरेक्शन में, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर क्या होगा, चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव पे इस तरफ। तो ये क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में सेपरेशन हो जाएगा, फिर ये ऐसा दिखेगा इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज मतलब इनका डाइपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट P जो होगा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, टोटल डाइपोल मोमेंट यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, तो चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, वहां पर भी जीरो था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का भी जीरो होता है, और वहां पर मॉलिक्यूल का पोलर में जीरो नहीं था। बट टोटल की बात करेंगे, टोटल वहां पर भी जीरो था जब ये जीरो था, और यहाँ पर भी जीरो है जब ये जीरो है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका पोलराइजेशन हो रहा है, और पोलराइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, इनमें सेपरेशन आएगा, और इसका भी क्या आ जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, जो जीरो नहीं होगा, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो इस चीज को बोलते हैं पोलराइजेशन बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट जो आता है, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन को हम एक वेक्टर से शो करते हैं। ठीक है, तो उसको पोलराइजेशन वेक्टर बोलेंगे, तो उसी को लिख लेते हैं हम
ठीक है। तो पोलराइजेशन को तुम अगर डिफाइन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूसेस इन इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चीज को बोलते हैं, इस फिनोमेनन को बोलेंगे पोलराइजेशन, जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर या प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, और इसको शो करने के लिए हम क्या लेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये पूरा जो डाइपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस हुआ, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलेंगे हम पोलराइजेशन वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो पी की डायरेक्शन होगी, तो पी की डायरेक्शन इस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव पी की डायरेक्शन, और पी की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, जो ई की डायरेक्शन है, इस तरफ अप्लाई किया था, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होगी, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी हो जाएगी, पोलराइजेशन वेक्टर की हो जाएगी। तो पोलराइजेशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे हम कैसे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी in the direction of applied electric field and its value is equal to total electric dipole moment पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं कैपिटल पी से शो कर रहा हूं, कैपिटल पी वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा टोटल डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम भी हो जाएगा। तो ये डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो स्मॉल पी है, नेट डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और जो कैपिटल पी है ये पोलराइजेशन वेक्टर है। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक, अब देखो अगर हम बात करते हैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लेते हैं डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक क्या लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब की बात करते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसके लिए पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू बताएंगे, क्या होगी पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू फॉर अ रेक्टेंगुलर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लें ऐसे। अब इस रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो एक्सटर्नल फील्ड जब मैं अप्लाई करूंगा, ये अप्लाई कर लेते हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, इसकी वजह से इसका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइड हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पोलराइज रहेंगे सारे मॉलिक्यूल जितने भी होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अगर इसमें नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज यहाँ पर जीरो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस वाले का नेगेटिव और इस वाले का पॉजिटिव, इस वाले का नेगेटिव और एडजेसेंट का पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये मैंने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। अगर मैं ऐसे हल्की सी लाइन बना दूंगा और इधर भी हल्की सी लाइन बना दूं, तो इस एज पर, इस कोने पर ये वाला पॉजिटिव चार्ज बचता है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए, और इस एज पर ये नेगेटिव चार्ज बचता है, इस एज पर नेगेटिव चार्ज बच रहा है और इस एज पर पॉजिटिव चार्ज बच रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस वाली सरफेस पर और इस वाले सरफेस पे क्या आ रहा है, चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं। चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं किसकी वजह से, ड्यू टू पोलराइजेशन। मतलब यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रही है इस वाले पर भी, और इस वाले पर भी क्या आ रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं किसके लिए,
लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, लीनियरली ये एक ही लाइन में ऐसा कंसीडर कर रहे हैं इनको, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक, इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी लिख देते हैं, इधर ये माइनस सिग्मा पी इंड्यूस हो जाएगी। पी फॉर ड्यू टू पोलराइजेशन, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया में कितना चार्ज होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ड्यू टू पोलराइजेशन जो इंड्यूस हो रही है वो, ऐसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोलराइजेशन वेक्टर जो होगा उसकी वैल्यू बताएंगे। तो पोलराइजेशन वेक्टर पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डाइपोल मोमेंट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका एरिया लेते हैं ए, ये डिस्टेंस लेते हैं डी। ठीक है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर इधर वाला चार्ज और इधर वाला चार्ज। तो मान लो इधर चार्ज इंड्यूस हुआ क्यू, इधर माइनस क्यू, तो टोटल डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट को लिख दूंगा मैं क्यू इंड्यूस्ड इनटू ये सेपरेशन डी। और देखो वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, वॉल्यूम को लिख देंगे एरिया इनटू डिस्टेंस। ये रेक्टेंगुलर स्लैब है तो ये एरिया को डी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा ए इंटू डी। तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन ए। तो ये यहाँ पर टोटल चार्ज अपॉन एरिया, ये क्या आ जाएगा सिग्मा पी के इक्वल। वेक्टर ऐसे लिख लेते हैं सिंपल। तो पी किसके इक्वल आया, जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर है वो किसके इक्वल है, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इंड्यूस हुई उसके इक्वल आएगा इसके वैल्यू। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो पी का वैल्यू आएगा हमारा सिग्मा के इक्वल, सिग्मा पी के इक्वल। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है तो इक्वल हो जाएगा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू। और इसका हम फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक एक को डिफाइन करते हैं, क्या लिखते हैं, ई को ऐसे लिखते हैं, P इक्वल्स टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये भी फॉर्मूला है। अब ये कैसे है ये हमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है, ये हमारे सिलेबस के बाहर है। ठीक है, और वैसे ही पूछते भी नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं आया अभी तक भी, अगर मान लो बोर्ड एग्जाम अगर पूछ लेते हैं तो इसको ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले को। क्या क्या है यहाँ पर, हियर ये सिर्फ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक के लिए ट्रू है, ये वाला रिलेशन जो है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो तो पता ही है तुम्हें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं हम, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और ये जो सिंबल होता है इस तरह से जो बनाया मैंने, ये इसको हम ऐसे चाई रीड करते हैं, CHI चाई ई। जैसे इसको एप्सिलॉन बोलते हो तुम, ऐसे ये भी एक सिंबल है, इसको चाई बोलेंगे। ठीक है, इसको फाई बोलते हो। और क्या होता है, अलग अलग सिंबल होते हैं। ठीक है, तो चाई फाई ऐसे रो सिग्मा एप्सिलॉन, ये सब ग्रीक लेटर वाले सिंबल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है, तो ये भी एक रिलेशन होता है हमारा, इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डाइइलेक्ट्रिक की बात। अब इसका हम इफेक्ट देखेंगे कि कैपेसिटर पे इसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक जो है उसका कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट हो रहा है उसको देखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। तो पहले कैपेसिटर ले रहे हैं, तो कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट होती है हमारी। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बीच में अभी वैक्यूम लेना है।
इस पे चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज क्यू ले लेते हैं, इधर माइनस क्यू, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इधर माइनस सिग्मा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एरिया ए है, डिस्टेंस बी है, तो सिग्मा को लिख देते हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी, ये होता है, तो E0 इंटू डी और इसका वैल्यू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और अगर कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस होता है हमारा क्यू बाय वी, तो ये हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आता है। तो ये हम पहले कर चुके हैं ये वाला चीज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके अंदर पूरे के अंदर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहा हूँ, ऐसे पूरा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहा हूँ, ठीक है। वही डी डेप्थ है उसकी, मतलब डी विड्थ है और ए एरिया है, पूरा इसके अंदर आ जाएगा कंप्लीटली। तो देखो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी हमने, तो थोड़ा सा सेपरेशन शो कर रहा हूँ, इससे पता चल जाएगा भाई डाइलेक्ट्रिक ये अलग है और ये प्लेट अलग है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ठीक है। इस पर फ्री चार्जेस था, फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहाँ पर माइनस सिग्मा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव, तो इस साइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, ई की डायरेक्शन क्या होती है, इस तरफ। तो ये एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। जैसे ही मैं इस स्लैब को इसके प्लेट्स के बीच में डालूंगा तो इस पर कौन सा फील्ड अप्लाई हो रहा था, E0 फील्ड अप्लाई हो रहा था, ये वाला फील्ड अप्लाई होगा। तो इस पर इस डायरेक्शन फील्ड अप्लाई होगा, तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस ये माइनस सिग्मा पी और इधर प्लस सिग्मा पी, और ये फ्री चार्ज डेंसिटी इधर सिग्मा, इधर माइनस सिग्मा, ठीक है। तो E0 इधर है और इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, उसकी वजह से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इस तरफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। तो ये तो एक्सटर्नल हो गया, ये हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जो इंड्यूस होता है वो कम होता है। तो कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर, अगर मैं कंडक्टर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल डालूंगा यहाँ पर, तो कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होगा, इस पर और इस पर इक्वल चार्जेस आते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इक्वल चार्ज आता है, और इसकी वजह से ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड दोनों इक्वल हो जाते हैं, और नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या बन जाता है, जीरो। तो नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो बन जाता है कंडक्टर के अंदर। और यहाँ पर क्या डाला है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये इंड्यूस चार्ज होता है, ये हमेशा कम होता है फ्री चार्जेस से। ये फ्री चार्जेस जो इस पे अपीयर हो रहे हैं प्लेट के ऊपर, और ये इंड्यूस हो रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर, ये वाला, तो इसकी वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखूंगा मैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा E इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर तो वैक्यूम है और यहाँ पर क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो जब इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो देखो E इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फॉर्मूला वैसे अप्लाई करेंगे, या फिर तुम चाहो तो यहाँ पे टोटल चार्ज, इससे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, टोटल चार्ज आएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको रफ करके इधर लिख देते हैं। तो जो E की वैल्यू आएगी नेट, वो हो जाएगी हमारी नेट चार्ज सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये E की वैल्यू आएगी, ठीक है। जो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। अब देखो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है और ये सिग्मा पी है, ये रिलेटेड है, जैसे एप्सिलॉन नॉट जो है ये प्रोपोर्शनल टू सिग्मा पी हो सकता है, हम बोल सकते हैं सर। क्यों, जितना ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा और उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा ज्यादा, मतलब यहाँ पर उतना ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा
इधर उतना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब एक्सटर्नल फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा ये, ठीक है। और जो एक्सटर्नल फील्ड है उसको हम ऐसे लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक्सटर्नल फील्ड सिग्मा के प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है। सो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, सिग्मा के। मतलब जितना ज्यादा ये अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा इसको अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये वाला, जितना ये होगा उतना ज्यादा ये होगा, और जितना ज्यादा ये होगा ये भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये इसके क्या है, प्रोपोर्शनल, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम, देन ऐसा लिख देंगे सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के। हियर के जो है, के इज अ कांस्टेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक, ओके, को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया हमारा, जो हम इतनी देर से पढ़ते हुए आ रहे थे, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। तो ये के जो होगा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इस वाले को ई को क्या लिख दूंगा, यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा बाय के। देखो ई को लिख देंगे हम क्या, ई इक्वल्स टू इसकी जगह सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो देखो पहले जब वैक्यूम था तो फील्ड क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम में इतना था, मीडियम में इतना हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस था ई इंटू डी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन के, इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, क्यू अपॉन ए, सिग्मा को क्यू बाय ए लिख देंगे तो के एप्सिलॉन डी भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इंटू डी या फिर क्यू इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन ए। देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वैक्यूम में था, ये वैक्यूम में, तो इसको चाहो तो तुम ऐसे ले सकते हो ई नॉट अपॉन के, वी को क्या ले सकते हैं, वी नॉट अपॉन के, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन ए, ये वी नॉट आएगा अपॉन के। ये वैक्यूम में पोटेंशियल डिफरेंस, ये मीडियम में पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे ही कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या आएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा क्यू बाय वी, ठीक है। वी को ये लिख देंगे हम क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन ए, के एप्सिलॉन ए ऊपर, तो ये हो जाएगा क्यू क्यू कैंसिल, के एप्सिलॉन ए बाय डी, तो जाएगा के, और ये सी का वैल्यू इनिशियली। तो देखो ये रिलेशन आ गया जो हम पहले भी लिख चुके हैं इस चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/k हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1/k हो जाएगा, और जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम्स, k टाइम्स, ठीक है। तो ये आया होगा तुम्हें समझ में। तो डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे इफेक्ट होगा, और किस पे इफेक्ट होगा, कैपेसिटेंस पर भी इफेक्ट होगा, ठीक। तो ये डायरेक्टली डालने पर इफेक्ट ऑन कैपेसिटर आ गया, किस तरह से इफेक्ट करेगा कैपेसिटर पे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में हम ऐसे लिख लेते हैं, टर्म इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट करेंगे, अभी डी को लेके आते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था डाइलेक्ट्रिक के अंदर कैपेसिटर के बीच में जब डाला, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, सिग्मा पी। अब देखो पोलराइजेशन वेक्टर और जो इंड्यूस्ड चार्ज था, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, उसमें रिलेशन लिखा था। ये पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल है, सिग्मा पी के इक्वल। तो यहाँ पर मैं पी लिख सकता हूँ, पी को इधर ले आएंगे तो ये एप्सिलॉन ई प्लस पी इक्वल्स टू सिग्मा। और ये जो टर्म होती है एप्सिलॉन ई प्लस ई, इसी को हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये टर्म होती है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हमारी। इससे रिलेटेड है फ्री चार्ज डेंसिटी। ये सिग्मा क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी।
फ्री चार्ज डेंसिटी मतलब जो प्लेट्स पर जो अप्लाई हुई स्टार्टिंग में, जो प्लेट पर हमने चार्ज अप्लाई किया सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, तो जितना ज्यादा फ्री चार्ज डेंसिटी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जितने दूर दूर जा रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करेगा? फ्री चार्ज डेंसिटी पर, ठीक है। और ये डिफाइन होगा किसके? सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के अंदर, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही डिफाइन होगा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कंडक्टर या फिर वैक्यूम में हम डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा, सिग्मा पर, फ्री चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। और एक और रिलेशन लिखते हैं, देखो यहां पर हम, अब देखो ये d का वैल्यू किसके इक्वल है? एप्सिलॉन नॉट e प्लस p के इक्वल, ठीक है। और इसके अलावा देखो ये d को ऐसा लिखते हैं सिग्मा के इक्वल, और e इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? e इक्वल्स टू होता है हमारा सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। d को सिग्मा, और e जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे हम अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, तो वो क्या था? सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट था। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा k एप्सिलॉन नॉट e, और सिग्मा का वैल्यू किसके इक्वल है? d के इक्वल। तो d को हम ऐसा लिख देंगे k एप्सिलॉन नॉट e, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, और ये e इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास। और चाहो तो इसको तुम ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को तुम बोल सकते हो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। परमिटिविटी होगी पूरी, इसमें ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और जो परमिटिविटी है, और परमिटिविटी को मैंने बोला था बाद में डिफाइन करेंगे, तो परमिटिविटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? परमिटिविटी क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? डिस्प्लेस होते हैं। डिस्प्लेस होते हैं मतलब पोलराइज होते हैं। तो जितना ज्यादा पोलराइज होंगे डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जितना ज्यादा पोलराइज होता है, उसकी परमिटिविटी क्या होती है? उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। परमिटिविटी क्या? परमिटिविटी मेजर कर रही है किसको? पोलराइजेशन को। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? उस सब्सटेंस की परमिटिविटी होगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, तुम चाहो तो नोट कर लेना इसको, परमिटिविटी इज द मेजर ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो ज्यादा पोलराइज हो रहा है उसकी परमिटिविटी ज्यादा है, जो कम पोलराइज हो रहा है उसकी परमिटिविटी कम है। तो परमिटिविटी की डेफिनेशन होती है, इस तरह से हम परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो कूलम्स लॉ जब मैं बता रहा था, तब मैंने बोला था कि परमिटिविटी को बाद में डिफाइन करेंगे। तो एक्चुअल में ये परमिटिविटी की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हम परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, मेजर ऑफ पोलराइजेशन इन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो जितना ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इसमें जितना ज्यादा हो रहा है, या फिर जितना ज्यादा पोलराइज हो रहा है, उसकी परमिटिविटी उतनी ज्यादा है। अब देखो एक रिलेशन यहां से लेके आते हैं, कहां से? d का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट e प्लस p, ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा d के इक्वल है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसी टर्म को। और d को लिख सकते हैं क्या? k एप्सिलॉन नॉट e, एप्सिलॉन नॉट e, और इस एक थोड़ी देर पहले हमने p का फॉर्मूला ऐसा लिखा था कुछ, एप्सिलॉन नॉट साई e इंटू e। ये परमिटिविटी, ये ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो एप्सिलॉन नॉट e यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट e से कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में ये रिलेशन होता है। तो नोट में हम अलग से इसको पॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम में तो अभी तक आया नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज, पर तुम इसको ध्यान रख सकते हो बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। और या फिर इस बार आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको ध्यान रख लेना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अलग से टॉपिक है ये। अब हम वापस कैपेसिटर पे पहुंच जाते हैं हमारे, ठीक है, वापस कैपेसिटर पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर आ जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले पूरी स्लैब डाली थी डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के बीच में पूरी स्लैब डाली थी,
अब हम क्या कर रहे हैं, पार्शियली फिल्ड कर रहे हैं। फील्ड कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। पार्शियल फील्ड कैसे करेंगे, देखो ये हमने लगा ली प्लेट्स, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और उनके बीच में एक स्लैब डाल दी इस तरह से, पूरे में नहीं डाली, इतने में डाली, इतने पोर्शन में। उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को मैं से उसकी वैल्यू को K लिख देते हैं, और उसकी थिकनेस T इसकी थिकनेस है, और D इनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। एरिया दोनों का सेम है, इसका एरिया सेम है दोनों का, ठीक है। वही इस पर पॉजिटिव चार्ज सिग्मा, इससे माइनस सिग्मा, इधर माइनस सिग्मा P आ जाएगा, इधर प्लस सिग्मा P आ जाएगा, और यहाँ पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर वैक्यूम वाला इलेक्ट्रिक, या वैक्यूम है इस जगह है ना, ये वैक्यूम है और ये मीडियम है। तो इतने स्पेस में वैक्यूम है, कितने स्पेस में वैक्यूम है, ठीक है। टोटल D है, D में से T जो है उसमें क्या है, मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो बचा कितना, इसको और इसको मिलाकर ये बचेगा D माइनस टी। तो D माइनस टी जगह पर क्या है, वैक्यूम, और T पर मीडियम। तो मैं आगे इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा अगर तुम चाहो तो इसको शिफ्ट कर सकते हो, इसको चिपका लो, इसके चिपका लो ऐसे, तो इतनी जो स्पेस होगी, मतलब तुम चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो। इतना स्पेस तो तुमने कर दिया क्या, मीडियम वाला, और इतना कर दिया वैक्यूम वाला, मतलब ये तो हो गया T और ये हो गया D माइनस टी। ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने, ठीक है। तो मैं पोटेंशियल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अलग, मीडियम वाला पोटेंशियल डिफरेंस अलग, वैक्यूम वाला पोटेंशियल डिफरेंस अलग। तो टोटल अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको ऐसे लिखूंगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू मीडियम वाला और वैक्यूम वाला। तो मीडियम वाला डिफरेंस लिख रहे हैं, मीडियम वाला डिफरेंस कैसे लिखेंगे, मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसकी डिस्टेंस T, यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये T डिस्टेंस E इनटू T, और ये वैक्यूम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डिस्टेंस D माइनस टी, ठीक। अब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं हम, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ध्यान देना, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था मीडियम वाले को Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A लिखा था हमने। Q अगर इस पे चार्ज अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज Q, और इसको लिख देंगे, इसको सिग्मा, इसको क्या लिखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अच्छा T भी लिखेंगे यहाँ पर, ये T को नहीं भूलना है, एप्सिलॉन नॉट A, और ये D माइनस टी, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, K एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ रहा है, सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहां बचेगा T अपॉन K प्लस D माइनस टी, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो इसका हम कैपेसिटेंस बता सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, तो नेट कैपेसिटेंस पार्शियल अगर फिल कर रहे हैं, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाय V, V पर Q उधर, तो Q V को इधर ले आओ, बाकी टर्म को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट A तो ऊपर आएगा और ये पूरी की पूरी टर्म नीचे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा T अपॉन K प्लस D माइनस टी। तो C की वैल्यू ये आ गई, कब, जब हम क्या डाल रहे हैं, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम, देखो कैसे ध्यान रखेंगे, तो जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम के लिए K का वैल्यू 1 होता है, फॉर वैक्यूम K का वैल्यू 1, ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। और जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के लिए K का वैल्यू जो होता है वो इंफिनिटी होता है। अब इसको बताएंगे कैसे होता है कंडक्टर के लिए, K का वैल्यू इंफिनिटी, देखो कैसे, K का वैल्यू इंफिनिटी कैसे होगा,
और वैक्यूम के लिए ई क्या होगा, तो वैक्यूम अगर डालेंगे तो वैक्यूम के लिए ये ई का वैल्यू जो होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन के होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ई इक्वल से क्या होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, ठीक है। अब वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम है तो वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, सॉरी ई नॉट ही रहेगा, ये भी ई नॉट, तो ई नॉट ई नॉट कैंसिल, के का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 आता है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या डाल दूं, कंडक्टर डाल दूं, तो कंडक्टर डाल दूंगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या होता है 0, ई का वैल्यू 0, तो 0 कब मिलेगा जब के का वैल्यू में डाल दूंगा इन्फिनिटी, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट अपॉन इन्फिनिटी, ई नॉट अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, मतलब के क्या होता है कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होता है और वैक्यूम के लिए 1 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं हम, इस फॉर्मूला को कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो ऊपर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए मतलब एरिया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डिवाइड बाय थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या लिखेंगे थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस टी है अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अपॉन टी बाई के, फिर प्लस, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर प्लस के बाद इसकी थिकनेस अपॉन इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी थिकनेस कितनी है डी माइनस टी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 1, तो डी माइनस टी अपॉन 1, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये फॉर्मूला बन गया। इसी को हम जर्नलाइज कर सकते हैं, जर्नलाइज कैसे करेंगे देखो, इसी को जर्नलाइज करते हैं, तो जर्नलाइज इस तरह से करेंगे, ये मैंने ये बना दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसमें यहां पर डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक K1 थिकनेस T1, यहां पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K2 थिकनेस T2, यहां पर तीसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K3 थिकनेस T3, ऐसे और भी डाल दिए दोनों प्लेट्स के बीच में। इसका कैपेसिटेंस मैं इजीली लिख सकता हूं, कैसे लिखूंगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए इसका एरिया है प्लेट्स का दोनों का, डिवाइड बाय इसकी थिकनेस अपॉन इसका डाइलेक्ट्रिक T1 अपॉन K1 प्लस इसकी थिकनेस अपॉन इसका डाइलेक्ट्रिक T2 अपॉन K2 प्लस इसकी थिकनेस अपॉन इसका डाइलेक्ट्रिक, अगर ऐसे और भी डाले हुए तो और भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया हमारा, इस तरह से अगर डाइलेक्ट्रिक डाले होंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ऐसे हमारा क्या आ जाएगी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब इसके बाद देखो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक को डिस्टेंस डिवाइड और एरिया डिवाइड करेंगे। उसको देखते हैं, देखो डिस्टेंस एंड एरिया डिवीजन इन कैपेसिटर। ठीक है, इधर हो जाएगा डिस्टेंस डिवीजन, डिस्टेंस डिवीजन मतलब ये इस तरह से डायलेक्ट्रिक के अभी जो हमने किया वही सेम डिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये D1 इधर डिस्टेंस D2, चाहो तो तुम T भी ले सकते हो, ये D1 D2 ले लो, एरिया A, एरिया डिवाइड D करे, एरिया वही है, ठीक है। यहाँ पे अलग डाइलेक्ट्रिक है K1, यहाँ पे अलग डाइलेक्ट्रिक है K2। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो इनको दो कैपेसिटर में डिवाइड कर सकते हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब ऐसे C1 C2, C1 जिसकी डिस्टेंस D1 होगी, K1 इसमें क्या होगा डाइलेक्ट्रिक होगा और A इसका एरिया होगा, C2 इसकी डिस्टेंस D2 होगी, K2 इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक होगा, एरिया A ही होगा दोनों का। तो C1 C2 की वैल्यू में लिख सकते हैं। C1 क्या हो जाएगा हमारा, C1 हो जाएगा हमारा K1 एप्सिलॉन नॉट A और डिस्टेंस क्या है D1 है।
C2 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा हमारा K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया ए ही है पर डिस्टेंस क्या है D2 है, और दोनों कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, ठीक है। तो जो डिस्टेंस डिवीजन होगा तो कैपेसिटर जो होंगे इन सीरीज होंगे, तो कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। डिस्टेंस को अगर डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे, तो उनको सीरीज में कनेक्ट करना है ऐसे। और नेट कैपेसिटेंस अगर निकालूंगा तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं सीरीज में, रेसिप्रोकल ऐड कर देते हैं, तो इनका रेसिप्रोकल ऐड कर दो, यहाँ पे करके देख रहे हैं तो देखो क्या आएगा, C1 को इसको उल्टा करके लिख देते हैं यहाँ पर, तो 1/c इक्वल्स टू नीचे आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A और ऊपर क्या आ जाएगा D1 और यहाँ D2 K2 एप्सिलॉन नॉट A। तो एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा तो C को उल्टा करके लिख देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर, ठीक है, यहाँ बचेगा D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2 अपॉन में आ जाएगा, तो उसको लिख देंगे हम D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। देखो पहले वाला ही फॉर्मूला बन गया, पहले वाला फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या इस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर लिखेंगे, फिर इसकी थिकनेस अपॉन इसका डायलेक्ट्रिक D1 अपॉन K1, इसकी थिकनेस अपॉन इसका डायलेक्ट्रिक D2 अपॉन K2। तो ऐसे डिस्टेंस को हम, डिस्टेंस डिवीजन हो रही है, ये डिस्टेंस डिवाइड हो रही है टोटल डी दो पार्ट्स में, तो इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा एरिया डिवाइड, एरिया डिवीजन, इसमें आएगा कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसमें कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, कैसे, अब मान लो ये इस तरह से कैपेसिटर है, ये इसकी प्लेट्स है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया A1 नीचे वाला एरिया A2, डिस्टेंस वही है D है, दोनों की डिस्टेंस सेम है, एरिया अलग अलग डिवाइड कर दिया, इतने पोर्शन में हमने डाल दिया K1 और इतने पोर्शन में हमने डाल दिया K2, तो अलग अलग एरिया डिवाइड कर दिया यहाँ पर, प्लेट्स की ऊपर वाले साइड एरिया में K1, नीचे साइड वाले एरिया में K2, डिस्टेंस दोनों की सेम है D1। तो जब इस तरह से डिवाइड करेंगे तो इनको पैरेलल में रखेंगे ऐसे, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, पैरेलल में डिवाइड करेंगे, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, और C1 C2 को देखो क्या लिख देंगे, C1 को लिख देंगे हम K1 सबसे पहले डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय डिस्टेंस D, ठीक है, और C2 को क्या लिख देंगे, C2 को लिख देंगे K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A2 डिवाइड बाय D। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, इसमें दोनों कनेक्टेड पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, तो एप्सिलॉन नॉट D कॉमन आ जाएगा, K1 अपॉन A1 सॉरी K1 A1 प्लस K2 A2। तो ध्यान रखना है एरिया जब डिवाइड होगा तो उनको किसमें डालना है, तुम्हें पैरेलल में डालना है, और जब डिस्टेंस डिवाइड होगी तो किसमें डालना है, उसको सीरीज में डालना है। इसका एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा, इस तरह से लेते हैं, ये दो प्लेट्स हैं, हमने इसको सीधे रखने की जगह ऐसे आडी कर दिया, सीधी भी रख सकते थे, टोटल डिस्टेंस है D, तो ये हाफ डिस्टेंस D/2, हाफ डिस्टेंस ये भी D/2, एरिया टोटल A है पूरा, इधर एरिया A/2, इतने पोर्शन का और इतने पोर्शन का एरिया भी A/2। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक डाल दिया हमने K1, इधर डाल दिया हमने K2, और इधर डाल दिया K3, तीन अलग डायरेक्ट्रिक डाल दिए, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कहाँ का डिवाइड हो रही है, एरिया कहाँ का डिवाइड हो रहा है, ऊपर ये इन दोनों का और इनका, इसका K1 K2 का और K3 का में डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, और इन दोनों में क्या हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, इसको चाहो तो तुम ऐसे घुमा दो, तो वैसे घुमाओगे तो इन दोनों में वही एरिया डिवाइड, इनमें डिस्टेंस डिवाइड।
तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में, पहले ये दोनों पैरेलल आएंगे क्योंकि डिस्टेंस एरिया डिवाइड हो रहा है, तो एरिया डिवाइड मतलब पैरेलल, एरिया पैरेलल, एरिया पैरेलल, तो एरिया डिवाइड हो रहा है पैरेलल में, तो पहले ये दोनों पैरेलल में आएंगे, फिर इनका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ किस में लाएंगे हम, सीरीज में, क्यों, क्योंकि इनमें डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो मैं इनको ऐसे बना देता हूँ डायग्राम को, C1 C2 दोनों पैरेलल में, और ये C3 के साथ जो आएंगे सीरीज में पहुंचेंगे, और इनकी वैल्यू लिख देता सबकी। C1 लिख रहा हूं सबसे पहले मैं, तो C1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या है इसका A/2, ध्यान रखना वैल्यू ध्यान से पुट करनी है, और डिस्टेंस क्या है इसकी D/2, बाई टू कैंसिल, K1 एप्सिलॉन नॉट A/d। C2 इसका निकालेंगे तो ये सेम ऐसा आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/d, और C3 इसका जब निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट, एरिया A है पूरा पर डिस्टेंस D/2 है, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये जगह 2 K3 एप्सिलॉन नॉट A/d। अब ये दोनों पैरेलल में तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, K1 K2 कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/d। फिर ये दोनों का रिजल्ट आया ये, फिर ये इसके साथ इसमें सीरीज में, तो इसको और इसके रेसिप्रोकल का ऐड कर देंगे, तो रेसिप्रोकल का ऐड करने के बाद तुम कुछ सॉल्व करना और फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा, तो मैच करना ये सही आ रहा नहीं आ रहा हमारा। क्या करना है, इन दोनों को सीरीज में ऐड कर, पैरेलल में ऐड करना है, तो वो कर चुके हैं हम। फिर इसका जो रिजल्ट आया ये और ये, इन दोनों को तुम्हें सीरीज में ऐड करके चेक करना है कि यही आंसर आता है कि वो कुछ अलग आता है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके जगह तुम 4 में भी डिवाइड कर सकते थे, 5 में भी ऐसे, ठीक है। और एक अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, उसमें क्या किया हुआ है, ऐसे सीधा सीधा डिवाइड नहीं किया है, ऐसे डिवाइड किया हुआ है, इस तरह से, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ऊपर वाली साइड पर K1 है, नीचे वाली साइड पर इसके इधर वाली साइड पर K2 है, और इसके इधर वाली साइड पे K1 है। तो इसमें एरिया के साथ साथ डिस्टेंस भी चेंज होती जा रही है, ठीक है। और ये जो प्लेट्स है ये स्क्वायर प्लेट है, ऊपर वाली और नीचे वाली स्क्वायर प्लेट है, A=A² दिया हुआ है, एरिया मतलब ये भी A और ऐसे भी A, लेंथ और विड्थ दोनों A है, और ये सेपरेशन D दिया हुआ है, और पूछा है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डायरेक्टली एरिया और डिस्टेंस डायरेक्टली हमें दिख नहीं रहे। तो वैसे जब कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं दिखती तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उनको सबको जोड़ देंगे। देखो कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं इस वाली प्लेट से इसका एरिया A=A², इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x डिस्टेंस पर, इस वाली एज से x डिस्टेंस पर एक छोटी सी स्ट्रिप ले रहा हूं ऐसे, ठीक है, एरिया को डिवाइड करते हुए। इसमें इतने पोर्शन में तो K1 है, इतने पोर्शन में K2 है, ठीक है। उसको भी बता सकते हैं, इसको चाहो तो थीटा मान लो, तो tan थीटा हो जाएगा। यहां से ये वाली लेंथ A के इक्वल है पूरी, ठीक है, और ये विड्थ भी A है, तो यहां से tan थीटा जो होगा हमारा हो जाएगा क्या, D/A, और इस वाले पोर्शन की विड्थ आ जाएगी, ये इतनी पोर्शन की विड्थ, इसको चाहो तो तुम D1 ले लो, इसको D2 ले लो, तो ये पोर्शन की जो विड्थ आएगी D1 आ जाएगी हमारी, क्या आएगी, D1 इक्वल्स आएगी x tan थीटा या फिर xD/A, और बची जो हो जाएगी D2 क्या होगी, D-D1, पूरा D है उसमें से D1 को सेपरेट कर देंगे, D2 आ जाएगा, तो D2 क्या आ जाएगा हमारा, D-x tan थीटा या फिर D1 - x/A।
ठीक है, डी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दिखेगा ऐसा। तो दोनों की डिस्टेंस मिल गई हमको, इतने पोर्शन की, इस पोर्शन की डिस्टेंस, और इनका एरिया भी बता सकता हूं मैं। इसकी जो थिकनेस है उसको dx मान लो, इसकी थिकनेस को क्या मान लो, dx। तो इसका एरिया क्या होगा देखो, लेंथ तो इसकी dx हो गई, और ये विड्थ जो है ऐसे वाली, ये ऐसे वाली विड्थ क्या आएगी, a आएगी। तो छोटे से पोर्शन का एरिया, दोनों का एरिया सेम होगा, dA मान लेते हैं उस एरिया को, तो हो जाएगा a इंटू dx। इस पोर्शन का एरिया, लेंथ dx, विड्थ a, ठीक है, तो a इंटू dx इसका एरिया हो गया, विड्थ आ गई दोनों की। तो इस पोर्शन का भी कैपेसिटेंस बता सकता हूं मैं, इस पोर्शन का भी कैपेसिटेंस बता सकता हूं। तो नीचे वाले को C1 मान लो, क्या आ जाएगा k, नहीं इसको नीचे वाले को, इसको हम इसको k1 ले लेते हैं, इसको k2 ले लेते हैं, ठीक। नीचे वाले इसको k1 ले लो, इसको k2 ले लो, इससे कोई बात नहीं पड़ेगा। C1 के लिए k1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या है a dx, तो ये छोटा कैपेसिटेंस है, उसको C1 के लिए dC1 दे रहा हूं मैं, एरिया dA की जगह a dx, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, d1, d1 मतलब xd अपॉन a, a ऊपर पहुंच जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा किसका वैल्यू, पहले वाले का, इस इतने से पोर्शन का कैपेसिटेंस, इस वाले पोर्शन का। dC2 ऊपर वाले का निकाल रहे हैं, तो ऊपर वाले क्या आएगा, k2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया इतने पोर्शन का, वो a dx ही होगा, एरिया दोनों का सेम है, और डिस्टेंस क्या आएगी इसकी, d1 माइनस एक्स अपॉन a, या इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये a माइनस एक्स अपॉन a हो जाएगा। तो d a माइनस एक्स अपॉन a के ऊपर पहुंच जाएगा तो a स्क्वायर। अब ध्यान देना, इसमें और इसमें दोनों में क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है। क्या हो रहा है दोनों में, इसमें और इतने पोर्शन में क्या हो रहा है, दोनों में डिस्टेंस डिवाइड हो रही है। और जब डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, डिस्टेंस मतलब सीरीज, तो ये दोनों किसमें, ये वाला कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस दोनों किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में हम नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऐड कर देंगे दोनों का, दोनों को उल्टा करके ऐड कर दो। इसको उल्टा किया, xd k1 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx, इसको उल्टा किया d माइनस, ठीक है, dx पूरा पूरा ये dx है ना, और ये d अलग है, d और d कैंसिल मत कर देना यहाँ पर, ये d और d को कैंसिल मत कर देना। ये हो जाएगा हमारा d a माइनस एक्स अपॉन k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx। कॉमन क्या क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, d यहाँ पर भी, d यहाँ पर भी, d को कॉमन ले लो, d एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बचेगा x अपॉन k1, a माइनस एक्स अपॉन k2 और 1 अपॉन dx, ठीक है। फिर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम दोनों का, k1 k2 एलसीएम आ जाएगा हमारा, k2 से मल्टीप्लाई होगा, k2x, k1 इससे मल्टीप्लाई होगा, k1a माइनस k1x 1/dx। फिर फाइनली इसको हम सीधा कर देंगे, मतलब dc की वैल्यू लिख लेंगे। dc की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर k1 k2 को सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में d। यहां पर क्या होगा, इसमें और इसमें दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो k2 माइनस k1 दिखेगा, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर, प्लस a dx। सॉरी ये नीचे है, ऊपर नहीं है, उल्टा लिख दिया, ये नीचे आएगा। a को पहले लिख लेते हैं, k2 माइनस k1 x, ये किसकी वैल्यू है, डीसी की वैल्यू। डीसी मतलब इस पूरी लाइन का कैपेसिटेंस मिल गया मेरे को, पूरी लाइन का। अब देखो क्या हो रहा है, सब में एरिया डिवाइड हो रहा है, छोटी छोटी स्ट्रिप लूंगा तो सब में क्या होगा, एरिया डिवाइड होगा। और जब एरिया डिवाइड होता है तो उसका मतलब किस में कनेक्टेड है, वो पैरेलल में, एरिया मतलब पैरेलल में, और पैरेलल में क्या करते हैं, सीधा ऐड कर देते हैं। और इसका कैपेसिटेंस डीसी, इसके पास वाले का भी डीसी, इसके पास वाले का डीसी, डीसी 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 सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करना मतलब डीसी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। और कहां से कहां करेंगे, यहां से लेके पूरा यहां तक। तो इसकी लाइन x इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ वाले की x इक्वल्स टू a, तो 0 से लेके x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a तक इस पूरी को क्या कर देगा, इंटीग्रेट। तो
तो इसको पूरे को तुम्हें इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेशन अपॉन में एक्स आ रहा है सिंगल पावर, तो जो सिंगल पावर होती है तो किस में होता है, लॉग में होता है, तो लॉग आएगा आंसर के अंदर और हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं जो ये तो कैपेसिटेंस वाला पोर्शन हो गया, मतलब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक गैप कैपेसिटेंस पर। अब हम आ जाते हैं हमारे पोर्शन पर, डाउट वाले पोर्शन पे, जो हमने क्वेश्चन दिए थे कुछ। तो क्वेश्चन जो थे हमारे, कौन कौन से क्वेश्चन थे, एक तो जो होमवर्क दिया था क्लास के अंदर ही चल रहा था, ये ऐसा वाला, ठीक है, ए बी सी डी, तो ए और बी के बीच में हमने निकाल लिया था, उसको सिर्फ सॉल्व करना बाकी था। तो 12c/7 इसके आसपास तुम्हारा आंसर आया होगा, तो ऐसा आंसर आया तो सही है वो। फिर मैंने बोला था ऐसे ही सी ए और सी के बीच में, इस एंड और इस एंड के बीच में निकालना था। तो इसमें नाम दिए थे मैंने से 1 2 3 4 ऐसे कुछ नाम थे, ठीक है। तो इसमें सिमेट्रिक अगर देखेंगे तो 4 जिस तरह से वैसे बी भी है सी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि बैटरी यहां से यहां लगाएंगे, तो बैटरी जब यहां लगेगी तो 4 और बी दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो दोनों को एक ही जगह पर लिख देंगे। 2 और 3 भी सेम पोटेंशियल पर होंगे, 2 और 3 को भी एक साथ लिख देंगे। तो इसका नया डायग्राम बनाएंगे, तो नया डायग्राम ऐसे दिखेगा। तो ये ए को यहाँ लिख लेते हैं, सी को यहाँ, इनके बीच में बी और 4 आ रहा है, तो बी और 4 ए के पॉइंट पर रहेंगे। ए के ऊपर 1 है, ए के ऊपर यहाँ पर 1 बना दो। बी की सी के ऊपर डी है, तो सी के ऊपर डी यहाँ बना दो। फिर 2 और 3 ए की पॉइंट पर रहेंगे सेम डिस्टेंस पर, जैसे ये बन रहा है ऐसे ये भी बन रहा है, तो 2 और 3 को भी हम ए की जगह पर लिख देंगे। अब लगा दो कैपेसिटर, कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी सी, तो ए और बी के बीच में एक लग रहा है और ए और सी के बीच में एक लग रहा है, और ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों किस में आएंगे, पैरेलल में। तो सी और सी 2c, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2c। फिर ये दोनों जब कनेक्ट हो गए तो ये भी पैरेलल में आएंगे, तो सी और सी ये भी हो जाएगा 2c, ठीक है। फिर जब 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये भी सी और सी 2c हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल में आएंगे, सी और सी 2c, तो यहाँ पर भी 2c बन जाएगा और यहाँ पर भी 2c बन जाएगा। अब अच्छा ये वाला कैपेसिटर, तो ए और 1 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, एक ये वाला बचा कैपेसिटर, इसके बीच में भी एक लगा दो। अब इसके अलावा और भी कैपेसिटर बच रहे हैं, कैसे, जब मैं इसको और इन दोनों कनेक्ट करूंगा तो ये दोनों बच रहे हैं अभी भी, तो ये दोनों भी किस में आएंगे, ये दोनों भी पैरेलल में आएंगे, तो सी और सी ये दोनों मिलकर भी 2c बन जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो बैटरी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगी हुई है, तो ये दोनों जो होंगे सीरीज में होंगे, 2c और c 2c/3, 2c और c 2c/3, और इसका रेशियो 1:1 है, इसके रेशियो के इक्वल 1:1। तो ये जो डायग्राम बन रहा है पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बीच वाले को हटा देंगे, तो बीच वाला कुछ काम का नहीं, ये हट जाएगा हमारा। ये जब हट जाएगा तब ये पूरा सीरीज में आ जाएगा, तो सीरीज में सॉल्व करना इजी है। 1/c + 1/2c प्लस 1/2c प्लस 1/c, तो ये 2c 2c हो जाएगा, और c ये हो जाएगा पूरा c/3। तो ये हो गया ऊपर वाला c/3 और नीचे वाला c, तो c और c/3 को ऐड कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारा 4c/3। तो इस वाले का जब a और c के बीच में लगाऊंगा तो इक्विवेलेंट मिलेगा मुझे 4c/3। और एक और मैंने बोला था, एक और सोल्व करना है, a से d के बीच में जब बैटरी लगाएंगे, a से d के बीच में जब बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसको भी सॉल्व करना इजी है। इसको कैसे करेंगे देखो, इसको और सिंपल मेथड से करते हैं। सिंपल मेथड से मतलब ये पूरा एकदम सिमेट्रिक बन रहा है, क्योंकि ये पूरा क्यूब का डायगोनल बन रहा है,
क्यूब का डायगोनल मतलब यहाँ से जैसे डिवाइड होगा वैसे इधर जाकर मिलेगा। अब मान लो ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल V है और इसे चार्ज फ्लो है Q, यहाँ पर चार्ज जो फ्लो है वो Q चार्ज है। अब सिमेट्री के पूरा का पूरा, तो ये चार्ज जो है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इधर भी Q/3, इधर भी Q/3, इधर भी Q/3, इसको मिलेगा Q/3 चार्ज। अब Q/3 ऐसे आएगा, फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इक्वली, पूरा सिमेट्रिक है, तो Q/6 इधर जाएगा, Q/6 इधर जाएगा, तो इस पे Q/6 आएगा। ठीक है, अब देखो इधर भी Q/3 क्या था, फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, इधर Q/6 आ रहा है, इधर से भी Q/6 आ रहा है, तो Q/6 मिलकर यहां जो जाएगा यहाँ पर जाएगा Q/3। कैसे देखो, ये Q/3 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, Q/6, यहाँ से Q/3 जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, Q/6। तो इधर Q/6 आ रहा है, इधर भी Q/6 आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, Q/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं यहां से लिख सकता हूँ V से D का पोटेंशियल डिफरेंस, VAD को मैं ऐसे लिखा हूँ, VA इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, चलो VA माइनस VD लिख लेते हैं, तो VA माइनस VD है VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VB। देखो माइनस B प्लस B कैंसिल, माइनस C प्लस C कैंसिल, वापस वही दिखेगा। और तो यहां से लेके यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस को 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, V इक्वल्स टू Q/C। तो चार्ज है Q/3, पोटेंशियल डिफरेंस C, तो इसको लिख देंगे Q/3C, इसको भी लिख लेते हैं अभी। ठीक है, और ये हो जाएगा, इस पे चार्ज है Q/6 तो Q/6C, इस पे चार्ज Q/3, यहाँ पे Q/2 Q/3C। अब इस पूरे का कैपेसिटेंस मान लो इक्विवेलेंट, इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं हम, C इक्विवेलेंट मान लेते हैं, पूरे का इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं, C इक्विवेलेंट, पूरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर जो चार्ज फ्लो रहा है पूरे पर कितना चार्ज फ्लो रहा है, Q चार्ज फ्लो रहा है, पूरे का कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो Q कैंसिल, 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C सॉल्व करना आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/6C, उल्टा कर देंगे Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट 6C/5। डायगोनल के बीच में जब निकालेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक होमवर्क था हमारा 6 प्लेट्स वाला, जो पैरेलल में लगी हुई थी, 6 प्लेट्स पैरेलल में लगी हुई है ऐसे, इसमें ये दोनों कनेक्टेड थी, ये दोनों, और इसमें ये वाली कनेक्टेड थी, ऐसे थी। ठीक है, तो जो इससे कनेक्टेड है P से, एक Q से, जो P से कनेक्टेड है उसको पॉजिटिव चार्ज, और जो Q से कनेक्टेड है उसको नेगेटिव चार्ज, और जो किसी से भी कनेक्ट नहीं है उस पर इंड्यूस होगा चार्ज, उस पर इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर दूसरी साइड प्लस आ जाएगा अपने आप, इस पे इंड्यूस होगा इधर माइनस तो इधर प्लस आ जाएगा अपने आप। और एक प्लस और एक माइनस से क्या बनता है, कैपेसिटर बनता है। तो 1 2 3 ऐसे नाम लिख दिए हमने, पहले इनका नामकरण संस्कार कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्लस और एक माइनस से कैपेसिटर बनता है। P को एक साइड ले लेते हैं और P के साथ जो है उनको भी एक साइड ले लेंगे। तो P के साथ कौन कौन है, P के साथ है 1 और 6 और 7। फिर Q को एक तरफ लिख देते हैं और Q के साथ जो है उनको एक साथ लिख देंगे। Q के साथ कौन कौन है, एक तो 4 5 और एक 10। अब बचा क्या क्या, एक तो 2 3 बच रहा है जो किसी के साथ भी नहीं है, और 8 और 9 ये भी किसी के साथ नहीं है, बेचारे अलग है, अकेले अकेले अलग अलग। तो इनको हम क्या करते हैं, एक को इधर बना देता हूं मैं, एक को इधर, 2 3 को इधर लिख दिया और 8 9 वाले को इधर लिख देते हैं। अब इनके बीच में लगा दो कैपेसिटर, लगा दो। 1 और 2 के बीच प्लस माइनस बनता है, तो 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर, तो 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, एक कैपेसिटर। 3 और 4 के बीच में प्लस माइनस है, तो 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर बना दो, 3 4 कैपेसिटर। 5 और 6 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, 5 यहाँ पर है 6 यहाँ पर है, 5 और 6 के बीच में कैपेसिटर।
7 और 8 के बीच में बन रहा है, 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 7 और 8 के बीच में कैपेसिटर, और 9 और 10 के बीच में, 9 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो 9 और 10 के बीच में कैपेसिटर। तो मैं इक्विवेलेंट निकालना है P और Q के बीच में, इसको भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, C और C by 2, C और C by 2, C by 2 C by 2 C और C 2C। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट A by D, E और Q के बीच में इक्विवेलेंट। तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। और अब आ जाते हैं जो वीडियो के लास्ट में जो हमने क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से कुछ डाउट्स है तुम्हारे, तो उनको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है 7, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले डाउट आया था स्टूडेंट्स को, उसमें क्या है 20, 30 और 40 सीरीज में कनेक्टेड है, 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करना आता है तुम्हें, बहुत इजी एकदम। ट्वेंटी माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड, ठीक है। और बैटरी हमारी कितनी, 12 वोल्ट की बैटरी है। पूछा गया है हमसे फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर को कितना चार्ज मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो लिखा था हमने कैपेसिटर इन सीरीज में, कि चार्ज सभी पे क्या होता है, सेम होता है सीरीज में, जितना इस पर होगा उतना इस पर होगा उतना इस पर होगा, जो यहाँ से बैटरी से जो फ्लो होगा, तो बैटरी से जितना चार्ज फ्लो होगा वही तीनों पे क्या होगा, चार्ज होगा। तो उसको निकाल सकते हैं इजीली, कैसे, पहले इनका इक्विवेलेंट निकाल लो। C इक्विवेलेंट क्या आएगा, लेकिन क्या रेसिप्रोकल ऐड करोगे, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40, तो उसको ऐड कर रहे थे साइड में, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी कमजोर है तो हम साइड में कर लेते हैं। एलसीएम लेना आता है 120, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 3, तो C इक्विवेलेंट जो होगा हमारा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा 120/30 माइक्रोफैरड। हो गया, अलग से कर लिया हमने कैलकुलेशन, आ गया हमारा। तो टोटल कैपेसिटेंस आ गया, टोटल पोटेंशियल ये है, तो चार्ज Q इक्वल टू C इंटू V, C का वैल्यू माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोफैरड में तो ये माइक्रोकूलम में आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये 1440 डिवाइड बाय 13, तो सभी पे इतना चार्ज आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे, सब पे क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। फिर इसमें एक और चीज पूछी हमसे, वर्क डन बाय बैटरी, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो वर्क डन जो होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है A से B, Q चार्ज, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा W इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ भी वर्क डन क्या होगा, वर्क डन W इक्वल टू Q इंटू V, V पोटेंशियल डिफरेंस। कितने पोटेंशियल डिफरेंस से Q चार्ज आ रहा है इधर, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। Q की वैल्यू कितनी है, इतनी, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हो जाएगा मेरे पास वर्क डन, तो वर्क डन था QV। इसको चाहो तो तुम अलग से भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर, क्या होगा, कैपेसिटर है, बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस V, चार्ज है पे Q, माइनस Q कैपेसिटेंस C है, तो वर्क डन होगा W इक्वल्स टू QV, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना चार्ज फ्लो होगा बैटरी से जो चार्ज फ्लो होगा, ध्यान रखना वर्क डन जो आएगा, बैटरी जो चार्ज फ्लो करेगी इनटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से जो चार्ज निकला इनटू पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू V। और जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लिखा था हमने, ये हाफ QV, कैपेसिटर या कोई भी कंडक्टर है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C या फिर हाफ QV, तो दोनों में रिलेशन आ जाएगा।
stored energy U इक्वल्स टू W बाई 2 वर्क डन का हाफ। मतलब बैटरी जितना वर्क डन करती है उसका आधा इसमें स्टोर होता है। बैटरी ने जितना वर्क किया उसका आधा स्टोर होगा। आधा कहाँ जाता है? आधा जाएगा हीट में। जब चार्ज फ्लो रहा है मतलब क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। और जब करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टिंग वायर में, तो उसमें क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। 10th क्लास में पढ़ चुके हो तुम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो हीट में, हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड हो जाएगा इतना ही W बाई 2, या फिर U के इक्वल, या फिर हाफ CV स्क्वायर, या फिर हाफ QV, या फिर Q स्क्वायर बाई 2C। तो जितना कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा, जितना कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी, जितना कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी उतनी ही हीट भी डिसिपेट होती है। ठीक है। और दोनों मिलाकर, ये दोनों मिलाकर किसके इक्वल होता है? वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन, जो बैटरी जो काम कर रही है यहाँ पर, जो वर्क कर रही है वो दो पार्ट्स में जा रहा है, एक आधा हीट में और आधा एनर्जी स्टोर करने में। तो ये दोनों में रिलेशन होता है, तो इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में 2-3 बार। ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद स्टूडेंट्स को डाउट था कि इसमें ये डायग्राम बनना था अजीब सा, सिलेंडर वाला, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वाला। उसको देख लेते सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वाले क्वेश्चन को। तो देखो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऐसा होता है हमारा, एक अंदर कैपेसिटर होता है कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज, और ये बाहर शेल होता है जो अर्थ से कनेक्टेड होता है, या फिर नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं। तो इसको तुम कंसीडर कर सकते हो पॉजिटिव प्लेट की तरह। मतलब इस वाले पोर्शन को, अंदर वाले पोर्शन को तुम इधर बना सकते हो, और इस वाले पोर्शन को तुम इधर बना सकते हो, ऐसे। ये पॉजिटिव वाला, ये बाहर वाला नेगेटिव वाला, ऐसे बना सकते हो इसको। अब डायग्राम में क्या, दो सिलेंडर पास पास में रखे हुए हैं, एक तो ऐसे हो गया, एक ही हो गया इसके बगल में जस्ट। ठीक है। ये दोनों जो बाहर वाले हैं दोनों नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, और दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है, ऐसे बैटरीज पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है। तो ध्यान देना, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों किसमें है? पैरेलल में। तो यहाँ पर ये और ये दोनों किसमें? पैरेलल में। और पैरेलल में हम क्या करते हैं? डायरेक्टली ऐड कर देते, तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा इसका दोनों का सेम है, कितना है? 2.2, तो टोटल हो जाएगा 4.4 माइक्रोफैरड। बैटरी की वैल्यू कितनी? 10 वोल्ट। तो चार्ज आ जाएगा CV 44 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोफैरड में तो माइक्रोकूलम में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर वाला क्वेश्चन। ठीक है। और एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसको भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ये था इस तरह से बना हुआ कुछ। CD ये वाला 4 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, और ये 50 वोल्ट की बैटरी। ठीक है। इसमें क्या पूछा? इसमें पूछा है हमसे फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट C एंड D। C और D पर पोटेंशियल बताना है, C और D पर पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है। और फिर पूछा है हमसे कि अगर C और D को कनेक्ट कर दें, यहां से यहां कनेक्ट कर दें एक कैपेसिटर को, व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर, उस कैपेसिटर पे कितना चार्ज अपीयर होगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
देखो पहले इसका पोटेंशियल निकाल दो। पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते। ये 50 वोल्ट है, इधर पॉजिटिव वाला मतलब ये हाई पर रहेगा, ये इधर वाला लो पर रहेगा, और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा 50 वोल्ट। तो इन केसेस में कभी कभी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर या ए पर या कुछ भी, इस पर मान लेते हैं 50 वोल्ट पोटेंशियल है, और इस वाले पॉइंट पर मान लेते हैं 0 वोल्ट। तो 50 माइनस 0 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 50, ऐसा मान लेते हैं, है ना। मान लिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों किसमें पैरेलल में, पैरेलल में तो इतना इस पर पोटेंशियल डिफरेंस और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो इसको भी पूरा 50 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 50 वोल्ट मिलेगा, तो पूरे को 50, इधर भी 50, और 50 वोल्ट जो होगा ये दोनों किसमें, सीरीज में। सीरीज में 50 वोल्ट क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 50 वोल्ट को डिवाइड होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल C होता है, तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू C2 बाय C1। C2 8 और ये 4, तो 2:1 में डिवाइड कर दो। 50 वोल्ट को 2:1 में डिवाइड करना आता है, तो एक तो हो जाएगा हमारा 100/3 और एक हो जाएगा 50/3। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 100/3 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 50/3। हो गया 2:1 में डिवाइड, ठीक है। 50 का 2 पार्ट इसको, 1 पार्ट इसको। ऐसे यहां पर भी डिवाइड कर देंगे, यहां पर भी क्या होगा, रेशो में डिवाइड होगा किसमें, 6 ये भी 1:2 ही है, तो इसको भी 100/3 मिलेगा, और इसको भी 50/3। तो इसका इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम ही, मतलब इसका सेम, इसका सेम, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां से देखो, अगर मैं C पर पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VC और इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब VB मान लेते हैं उसको, उसका वैल्यू है कितना 50/3। VC इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस है 50/3 इस पर पोटेंशियल डिफरेंस। और VB की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी है, 0, तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/3 वोल्ट, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, जितना इस पर होगा वही, ऐसे इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, जितना इस पर होगा। तो VC और VD दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, तो दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और दोनों पर पोटेंशियल सेम है, इस पर और इस पर पोटेंशियल सेम है, दोनों में पोटेंशियल सेम है। तो अगर मैं कोई कैपेसिटर लगाता हूँ, बीच में कैपेसिटर लगाता हूँ, तो दोनों पर पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, V का वैल्यू 0, तो V 0 होगा तो QB क्या हो जाएगा 0, मतलब इस पर कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा। तो समझ में आया पोटेंशियल कैसे निकाला हमने, ठीक है। डिफरेंस मतलब ये टोटल 50 वोल्ट था, 50 वोल्ट को 2:1 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेसिप्रोकल में डिवाइड होता है पोटेंशियल। इसको 2 पार्ट इसको मिलेगा, 1 पार्ट इसको मिलेगा, 100/3 इसको मिलेगा, 50/3 इसको मिलेगा, ऐसे 100/3 इसको मिलेगा, 50/3 इसको मिलेगा। इस पर पोटेंशियल सेम होगा। अगर यहाँ पर 0 कंसीडर करते हैं तो इस पर 50/3 और इस पर भी 50/3, दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो यहाँ पर अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर सेम पोटेंशियल होगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा कैपेसिटर पर, अगर कैपेसिटर लगा भी देंगे तो, ठीक है। तो व्हीटस्टोन टाइप हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक स्टूडेंट को डाउट था क्वेश्चन नंबर 20 में, 20 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से कुछ फिगर बना हुआ है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जो ओपन है अभी, मतलब ओपन है मतलब कुछ काम का नहीं है ये। अब है हमारे पास जितने भी कैपेसिटर है उन सबकी वैल्यू 5 माइक्रोफैरड है, ये भी 5 माइक्रोफैरड, ये भी 5 माइक्रोफैरड, ये भी 5 माइक्रोफैरड, और इसकी वैल्यू है 50 वोल्ट बैटरी। तो पहले निकालते हैं हम बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, यहां से जब चार्ज निकला होगा तो कितना, मतलब इस पूरे पे कितना चार्ज मिला होगा, तो उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे फाइंड, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लो, ये दोनों पैरेलल में 5 और 5 10, ये 10 और ये 5 के इसमें सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट फर्स्ट कंडीशन में कितना जाएगा हमारा 10 और 5, तो 10/3 माइक्रोफैरड। टोटल चार्ज जो होगा पहले C1V 10/3 into 50 500/3,
माइक्रोकूलम। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले केस में हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो ये इस पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तो कुछ कनेक्टेड नहीं है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो गया, इस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, मतलब ये चार्ज नहीं होगा, ये वाला कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इस पर पोटेंशियल सेम होगा, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। और जो कैपेसिटर चार्ज नहीं होता उसको हम हटा देते हैं। तो जब इस स्विच को जैसे ही मैं क्लोज करूंगा ये चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो इसको हटा देंगे तो बचे ये दोनों, तो दोनों किसमें, पैरेलल में, इक्विवेलेंट आ जाएगा टोटल 10 माइक्रोकूलम सॉरी फैराड, और चार्ज आ जाएगा अब नया चार्ज C2V, तो 10 into 50 500 माइक्रोकूलम, कितना जाएगा 500 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो पहले इतना था, अब हो जाएगा 500 माइक्रोकूलम। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो पहले कितना चार्ज फ्लो हुआ था स्टार्टिंग में 500/3, अब टोटल हो गया कितना 500, तो चार्ज कितना हुआ फ्लो चार्ज, तो चार्ज फ्लो हुआ कितना, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो 500 माइनस 500/3 तो ये हो जाएगा हमारा 1000/3, ठीक है, माइक्रोकूलम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना बैटरी से चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20 का 1000/3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में भी एक स्टूडेंट को डाउट था, तो 21 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसमें एक कैपेसिटर के बीच में क्या पार्टिकल दिया हुआ है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 21, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर इसके नीचे, ठीक है। इधर से चार्ज फ्लो होगा, मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर वाली प्लेट पर, इधर नेगेटिव। ये 0.04 माइक्रोफैराड है, ये भी 0.04 माइक्रोफैराड है, और पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू में बतानी है। V कितना हो जिससे, ठीक है, प्लेट का सरफेस एरिया A की वैल्यू दी हुई है हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर 10⁻²। और पार्टिकल रख दिया इस जगह पर, इसको पार्टिकल को रखा जिससे ये किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या करेगा, इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हैंग कर रहा है, सस्पेंडेड है फ्रीली, तो फ्रीली सस्पेंडेड है मतलब इसके वेट को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है। सबसे पहले इसी पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल सस्पेंड कर रहा है फ्रीली, मतलब उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे QE इक्वल्स टू क्या होगा, mg, ठीक है। तो E की वैल्यू को लिख देंगे mg/q, ठीक है। और E इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, E इक्वल्स होता है q p/d, हमें V की वैल्यू बतानी है और D दिया हुआ नहीं है हमारे पास, तो D को हम चेंज करेंगे। C का फॉर्मूला C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/d होता है, तो D इक्वल्स क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/c, तो ये हो जाएगा हमारा mg/q एप्सिलॉन नॉट A/c। अब सबकी वैल्यू है हमारे पास, मास है, मास कितना है 10 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे -3, फिर उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे -6, तो 10 मिलीग्राम को केजी में ऐसे लिखेंगे SI यूनिट में। G का वैल्यू अप्रोक्स 10 ले लेते हैं, Q दिया हुआ है 0.01 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, C का वैल्यू 0.04 माइक्रोफैराड -6, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, ठीक है। और हो जाएगा हमारे पास लास्ट एरिया 10⁻², इसको सॉल्व कर लो।
-6 -6 -12 -12 कैंसिल, ठीक है। फिर ये नीचे हो जाएगा 0.04 0.01 10 टू द पावर -2 4 × 10 टू द पावर -2 -2 भी कैंसिल। अब बचा 4 × 10 टू द पावर -2 और ये 100 10 टू द पावर -6 -2 by 4 8.85 और ये -4 ऐसा में दिखेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 टू द पावर -2 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2.21 10 टू द पावर -2 वोल्ट। ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करेंगे तो इससे इक्वली बीए में रहे, ये कैलकुलेशन ऐसे ही कर लेंगे। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, पीछे दिया हुआ है। थोड़ा अलग आ रहा है, एक मिनट। ये V जो आएगा इस पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अक्रॉस V1। तो V1 जो होगा वो V/2 के इक्वल होगा, तो V का वैल्यू जो होगा वो 2V1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा गलती कर दी हमने यहाँ पर, क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकला, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इसको 2.2 मिला, तो इसको कितना मिलेगा, ये टोटल हो जाएगा बैटरी का। टोटल बैटरी का हो जाएगा हमारा कितना, B का वैल्यू 4.4 10 टू पावर -2 वोल्ट। ये आंसर होगा हमारा फाइनल। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। तो अब क्या करना है तुम्हें, ये क्वेश्चंस हो गए हमारे डायरेक्टली वाले। अब तुम्हें क्वेश्चंस कुछ और मिलेंगे, क्वेश्चंस जो हमने आज जो पढ़ा डायरेक्ट्रिक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करना है वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है तुम्हें, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है तुम्हें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे तुम्हें, तो बहुत सारों को पता होगा, जिसको नहीं पता वो जो हमारी कोर अकेडमी की साइट है कोर अकेडमी bsp.in, वहां पे डाउनलोड करके एक सेक्शन मिलता है मेन्यू के अंदर। उस डाउनलोड्स पर अगर तुम क्लिक करोगे तो वहां पर क्या मिलेगा तुम्हें, एक ऑप्शन मिलेगा अलग अलग, जैसे CGPT पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, जैसे अलग अलग डाउनलोड्स की ऑप्शन है वहां पर। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाओगे तो वहां पर जेईई में नीट अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे तुम्हें। तो उसके अकॉर्डिंग तुम वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो और कैपेसिटेंस के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, रिलेटेड। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, कैपेसिटर के, एग्जाम्पलर के भी कर सकते हो। इसमें 2-3 पार्ट्स और बच रहे हैं हमारे, तो जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा अच्छे से। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स है उसको तुम डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ओके, थैंक यू।